नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। विसर्ग संधि भाग 4 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ विसर्ग संधि का एक महत्वपूर्ण विधान, उत्व विधान, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे मुख्य रूप से उत्व विधान का महत्वपूर्ण सूत्र अतो रो रप प्लुता दप्लुते। और इसके साथ ही इस पूर्ण संधि वाले पद को सिद्ध करने के लिए हमको आद्गुणा और एंघ पदांतादति इन दो स्वर संधियों की पुनरावृत्ति करना भी परम आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना संधि का पद सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक पर, व्याकरण विधि पर। तो ये व्याकरण विधि का पृष्ठ हमारे सामने है और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर 2-3 विधान लिखे हुए हैं। विसर्ग का रुत्व, उत्व, गुण तथा पूर्व रूप होना। और ये वही सूत्र लिखा है जो हमने अभी मुख्य पृष्ठ पर देखा, अतोरो रप्लुता दप्लुते। इस पुस्तक के अनुसार परिभाषा कहती है कि यदि विसर्ग से पहले रस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी रस्व अ हो तो विसर्ग को रू आदेश हो जाता है, फिर रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है और उसके बाद अ और उ के स्थान पर गुण आदेश, और मतलब गुण आदेश मतलब ओ, और ओ धन अ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश करने पर ओ ही रहता है और ओ के बाद अ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। ये इतनी बड़ी परिभाषा को अगर हम शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो पाणिनि जी के सूत्र बहुत काम के हैं। इतनी बड़ी बात यहाँ इतनी से इसमें कही है कि अतो रो रप्लुता दप्लुते आद गुण एंग पदांता दति, जिसको भी हम सूत्र शैली में पढ़ेंगे। पहले हम इस पुस्तक के इन नियमों के साथ ये उदाहरणों को देख लें कि उदाहरण कह रहा है कि बालह अयम, विसर्ग को हो गया उ आदेश, तो बाल अ विसर्ग अयम बाल उ अयम। अब यहां देखिए थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से नहीं बताया गया है। अभी यहाँ क्या कह रहे थे कि विसर्ग को रू हो जाता है और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विसर्ग को सीधा ऊ कह दिया, तो बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई। इसलिए आपको याद होगा कि ये वाला वीडियो बनाने के पहले मैंने आपको एक ऐसा सूत्र पढ़ाया है या दो ऐसे सूत्र पढ़ाए हैं जो इस व्याकरण विधि की पुस्तक में नहीं है। स सजुषो रूह, वस्तुतः इस विसर्ग की जगह पर रू होता ही नहीं है। रू होता है स के स्थान पर या सजुष के श के स्थान पर। तो चाहिए आइए पहले हम चलते हैं फिर से उस सूत्र पर, स सजुषो रूह। तो ये सूत्र आपके सामने है, स सजुषो रूह, जिसका विवेचन हमने पिछले वीडियो में माने विसर्ग संधि भाग 3 में किया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप पहले उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो इस ससजु शोरूह में जब पदस्य की अनुवृत्ति आती है तो इसका हिंदी के अनुसार हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि पदस्य माने पद के अंत में स्थित, ससजुषो हो माने स और सजुष के श, इन दोनों को रू आदेश हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर रामः शब्द है या कोई भी शब्द विसर्ग से अंत होने वाला कोई पद है तो वो अपने मूल रूप में विसर्ग जो है वो स ही होता है, मतलब वो रामस ऐसा ही होता है। और फिर उस रामस के स को रू आदेश हो जाता है, या उस रामस के स को अन्य भी आदेश होते हैं, मैंने जैसी जैसी परिस्थितियां आगे आती हैं, जैसे जैसे वर्ण आते हैं उसके हिसाब से नियम होते हैं और उन नियमों से उस स में विविध परिवर्तन होते हैं। तो पद के अंत में स्थित जो स है, देखिए पद के अंत में स्थित जो स होता है उस स के स्थान पर रू हो जाता है, ऐसा ये नियम कहता है। और अब इस नियम से होने वाला जो रू है उसके स्थान पर क्या होगा वो हम इस अगले नियम में पढ़ने वाले हैं।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स कीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब हम फिर से चलते हैं व्याकरण विधि पर। तो देखिए ये क्या कह रहा है, व्याकरण विधि की परिभाषा क्या कह रही है कि यदि विसर्ग से पहले क्या आता है, ह्रस्व अ हो और बाद में भी उसके पश्चात भी ह्रस्व अ हो, माने विसर्ग के ठीक पहले भी अ हो और विसर्ग के पश्चात भी अ हो, तो विसर्ग को रू आदेश होता है, फिर रू के स्थान पर उ आदेश होता है, उसके बाद अ और उ के स्थान पर गुण होकर ओ होता है और फिर ओ और अ इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप होकर ओ एक आदेश होता है और फिर अ की स्थिति दर्शाने के लिए अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। ये इतने सारे नियम जब एक साथ कह दिए गए हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति हुई होगी, पर हम जब अभी सूत्र शैली में इस सूत्र को पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर बस आप एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी हिसाब से भी, और अगर 10वीं के छात्र बहुत अच्छी तरह व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी, कि ये विसर्ग के दोनों तरफ अ अगर है तो इस विसर्ग को रू आदेश नहीं होता, बल्कि ये विसर्ग अपने मूल रूप में स है, तो इस स को रू आदेश होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए ये बालह अयम, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तो अह माने अ विसर्ग और अयम, तो ये अ जो है इसका मूल रूप है स, विसर्ग का मूल रूप है स, इस स को आदेश होगा रू, स को आदेश होगा रू, तो यहां हुआ रू, और फिर इस रू को आदेश होगा उ, और फिर ये इतनी सारी स्थितियां बनेंगी। अभी हम पुस्तक को एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं सूत्र शैली में आपको पढ़ाती हूँ। तो देखिए ये उ हो गया उसको, तो बाल अ उ अयम, फिर ये अ और उ दोनों मिलकर बाल ओ अयम हो गया, फिर इस ओ और अ में जब दोनों में संधि हुई तो ओ और अ जो है वह पूर्व रूप एक आदेश वहां पर हो गया और शब्द बना बालो अयम, और ये जो है अ इस ओ में मिल गया, तो शेष यहाँ पर इस अ की पूर्व स्थिति की सूचना देने के लिए अवग्रह लग गया और शब्द बना बालोयम, या सह अवदत सोवदत नृपः अवदत नृपोवदत प्रथम अध्याय प्रथमोध्याय। तो ऐसे देखने में तो बड़ी सरल सी बात है कि देखिए अगर विसर्ग के पहले भी अ है बाद में भी अ है तो इस विसर्ग को कर दीजिए ओ और इस अ की जगह कर दीजिए अवग्रह। तो ये आपका काम परीक्षा की दृष्टि से तो ये आपका काम हो गया, सोवदत नृपोवदत प्रथमोध्याय। पर व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण को समझने की दृष्टि से आइए हम सूत्र शैली में इन सारे स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं, इन सारे सोपानों को एक एक करके समझते हैं ताकि यह संधि बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। तो हमारा इस उत्व विधान का जो मुख्य सूत्र है वो है अतोरो रप्लुता दप्लुते। तो आइए पहले हम उसको समझते हैं। उत्व संधि का यह सूत्र है अतोरो रप्लुता दप्लुते। इसमें हम संधि विच्छेद करें तो अतः रो हो, अतः सफेद ले लेते हैं, अतः रोह रोर रोह अप्लुतात अप्लुते, और इसमें अति और उत इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है, और इस अनुवृत्ति के आने के बाद हमारा ये संधि का नियम बनता है या हमारी संधि की पूरी परिभाषा बनती है कि अप्लुतात अतः रोह अप्लुते अति उत। ये एक एक पद की हम व्याख्या करें, एक एक पद का हम अर्थ समझे तो ये अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ये सूत्र भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कह रहे अप्लुतात अतः माने अप्लुत अ के पश्चात,
अप्लुत माने ह्रस्व, माने ह्रस्व अ के पश्चात ह्रस्व अकार से परे रहने वाले रोह। रोह माने रू का, ये रू कहां से आया? ये ससजुषो रूह से आया हुआ रू है। माने स की जगह पर जो रू हुआ है उस रू का अप्लुते अति, अगर आगे भी अप्लुत अ हो, माने आगे भी अप्लुत माने ह्रस्व अ हो, तो क्या हो जाता है? उत। उत हो जाता है, उसके स्थान पर उत आदेश हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं? अप्लुत अकार से परे या ह्रस्व अकार से परे, माने ये आया ह्रस्व अकार। इसके बाद अगर रू है और बाद में भी अगर अ है, मतलब उस रू के पहले भी ह्रस्व अ होना चाहिए और उस रू के बाद में भी ह्रस्व होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति आती है तो इस रू को उ आदेश हो जाता है। तो अ रू अ ऐसी स्थिति थी, अ रू अ। ये स्थिति समझिए, ये रू कहां से आया? वो जो अह है वो वास्तव में अस है, मूल रूप उसका अस है। और जो हमने पिछली संधि पढ़ी कि स सजुषो रूह, पद के अंत में स्थित स और सजुष का जो श है उन दोनों को रू आदेश हो जाता है, तो इस स की जगह पर हो गया रू। अब ये रू जो हुआ है वो कहां पर स्थित है? वो अगर हम देखें कि इस रू के पहले भी छोटा अ है माने ह्रस्व अ है और इस रू के बाद में भी ह्रस्व अ है, तो इस रू की जगह पर हो जाता है उ। ये नियम बस इतनी ही बात करता है। पर जब हम कोई संधि सिद्ध करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि परिस्थितियां जैसे आती जाती हैं तो उन उन परिस्थितियों के हिसाब से अगर कोई नियम लग रहा है, चाहे वो व्यंजन संधि का है, चाहे वो स्वर संधि का है या वो विसर्ग संधि का है, अगर वो नियम वहां पर लागू हो रहा है तो हमको वो नियम लागू करना ही पड़ता है, तभी हमारा संधि वाला पद सिद्ध होता है। तो आइए अब इस नियम के आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है उन परिवर्तनों के उपस्थित होने से और कौन कौन से नियम लगने की स्थिति बन रही है, तो आइए हम एक संधि करके देखते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए हमारे पास ये एक पद आया है, शिवः धन अहम। अब देखिए ये शिवः धन अहम इस शर्त को पूरा कर रहा है कि विसर्ग के पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमको इस विसर्ग के पहले मूल रूप में जाना पड़ेगा। तो ये विसर्ग क्या था? शिवस था। शिवस धन अहम। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी? शिव सु है ना, सु अवजा सामौशस का सु है, तो ये जो सु में से उ का लोप हो गया तो स बचा और इस स को स सजुषो रूहु, इस सूत्र से इसको रुत्व हुआ, माने इसकी जगह पर रू हो गया और स्थिति बनी शिव रू अहम। तो अब ये जो रू आया मतलब यहां भी अ है और यहां भी अ है और उन दोनों के बीच में ये रू है, तो हमारा नियम कहता है कि अतः अतः रोरप्लुतादप्लुते, अप्लुत अत के बाद माने ह्रस्व अ के बाद होने वाले रोहो माने रू का, अप्लुते फिर से ह्रस्व अ आने पर उत्व हो जाता है, तो इस रू की जगह पर हो जाएगा उ और हमारी स्थिति बनेगी शिव उ अहम। क्षम्यता। अब देखिए ये नियम तो अतो रोरप प्लुताद अप्लुते, ये नियम उस रू को ऊ करके खत्म हो गया। पर जब शिव ऊ अहम ऐसी स्थिति बनी तो यहां पर गुण संधि का नियम आया। स्वर संधि का एक नियम कहता है कि यदि ह्रस्व अ के बाद या ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद यदि उ आता है तो अ और उ दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, माने उन दोनों को गुण एकादेश हो जाता है। तो अ और उ मिल गए किस नियम से? आद गुण गुण संधि के नियम से, और हमारा पद बना शिवो अहम।
शिवो अहम। तो गुण संधि का नियम अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आई बटन पे लगा है, जाकर देख लीजिए। अब शिवो अहम बनने के बाद भी हमारी संधि पूरी नहीं हुई है अभी, क्योंकि जब ओ के बाद अ आया तो यहाँ पर एक फिर से स्वर संधि का नियम आ गया, पूर्व रूप संधि का नियम। वो नियम कहता है एंगह पदांताद अति। पदांत ए और ओ के बाद अगर ह्रस्व अ आता है तो वहां पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। और ये नियम जो है, इस नियम से ओ और अ की जगह पूर्व रूप एकादेश बने ओ हो गया और हमारी स्थिति बनी शिवो हम। ये देखिए वहां पर अच्छी तरह से ये भी समझाया गया है कि ये पूर्व रूप एकादेश हो जाता है और अ की पूर्व स्थिति बना बताने के लिए यहाँ पर अवग्रह लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पद सिद्ध हुआ, शिवो हम, शिव धन अहम, शिव स अहम, शिव रु अहम, शिव उ अहम, शिवो अहम, और अंत में जाकर ये पद बना शिवोहम। चलिए एक और उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। सह अहम, तो स्थिति बनी, सह जो है मूल रूप से प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है सु, उसका स बचा तो सस अहम, फिर सजुषोरुहु, ये सूत्र आया सजुषोरुहु। तो ये जो स के बाद आने वाला ये जो स है, इस स की जगह पर इस संधि से हो गया रुत्व, माने रू हो गया। तो स रू अहम, फिर ये रू के पहले भी अ है और बाद में भी अ है, तो इस रू को इस नियम से अतो रो रप प्लुता दप्लुते, इस नियम से इसको उत्व विधान हो गया, माने इसकी जगह पर उ हो गया और स्थिति बनी स उ अहम। फिर ये स का अ और उ ये दोनों पास में आए तो यहाँ गुण संधि का नियम लगा, आत गुण संधि से इसको गुण एकादेश हो गया और शब्द बना सो अहम। फिर ये ओ और अ पास में आए और जुड़ने की स्थिति में है तो संधि का फिर एक नियम लगा, स्वर संधि का ही पूर्व रूप संधि का नियम लगा, एंग पदांतादति, और फिर इस ओ और अ को पूर्व रूप एकादेश हो गया और बना सोहम, और अ की पूर्व सूचना देने के लिए वहां एक अवग्रह लग गया और हमारा पद हमको मिला सोहम। सोहमा जन्म शुद्धा नाम आ फलोदय कर्म नाम। आपने रघुवंश का ये श्लोक पढ़ा होगा। तो देखिए एंगा बनांतादति भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संधि है। इसको भी मैं आई बटन पर लगा रही हूं, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए हम फिर से एक दो उदाहरण और देखेंगे। जय अस्तु, जयोस्तु, जयोस्तुते, जयोस्तुते, आपने गीत सुना होगा। तो देखिए क्या स्थिति बन रही है, विसर्ग के पूर्व में भी अ है और विसर्ग के पूर्व में भी अ है, पश्चात भी अ है। तो ये विसर्ग जो है अपने मूल रूप में गया पहले, जय सु, जय स, जय स अस्तु। अब जो शोरुह से इसको हो गया रुत्व और बना जय रु अस्तु। फिर अतोर प्लुता दप्लुते से इस रू की जगह पर हो गया उत्व तो बना जय रु अस्तु। अब जय जय उ अस्तु। अब ये जय का अ और उ दोनों पास आए तो आद्गुण संधि का नियम यहाँ पर काम कर रहा है और इसको गुण हो गया, अ और उ मिलके ओ हो गए और पद बना जयो अस्तु। अब जयो का ओ और अस्तु का अ आमने सामने आए तो पूर्व संधि का नियम इंग पदांतादति लगा और पूर्व रूप हो गया, ओ और अ को ओ पूर्व रूप हो गया और अस्तु के अ का ये बताने के लिए की स्थिति बताने के लिए वहां पर अवग्रह लग गया और हमारी स्थिति बनी, मतलब अंतिम जो हमें संधि का पद मिला वो मिला जयोस्तु, जय अस्तु, जयोस्तु। चलिए अब एक अंतिम उदाहरण हम और देखते हैं। शिव अर्च। देखिए यहाँ पर वही स्थिति बनी, इस विसर्ग के ठीक पूर्व में भी अ है, पश्चात भी अ है, ये विसर्ग को हम ले जाएंगे अपने पूर्व रूप में। तो ये शिव सुअर्च, शिव स अर्च। अब इस स को
सजशोरु से हुआ रुत्व, शिव रू अर्च, फिर अतोर और प्लुताद प्लुते से इस रू को हुआ उत्व, शिव उ अर्च, फिर अ और उ मिलकर आद गुण से बने गुण, तो बना शिवो अर्च। और फिर यहाँ पर ओ के बाद आ रहा है, तो पूर्व रूप संधि का नियम लगा, एंग पदांता दति, और हमारा पद बना शिवोर्च। शिवोर्च। तो आइए अब हम इस संधि के कुछ और उदाहरण देखते हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो पढ़ाई परीक्षा इत्यादि में पूछे जाते हैं। देखिए, कह धन अपि कोपि, मह धन अनुस्वार मोनुस्वार। आशा आपको वो संधि समझ में आ रही है। वो सारे नियम जो लगे हैं वो तो लगे हैं, पर ये स्थिति एकदम क्लियर है कि विसर्ग दिख रहा है आपको, उसके ठीक पूर्व भी अ है, उसके पश्चात भी अ है, तो इस विसर्ग की जगह पर हो गया ओ, और इस अ की जगह पर हो गया अवग्रह, और शब्द बना कोपी। मह अनुस्वार मो नुस्वार, देश अस्ति देशोस्ति, सह अवदत् सोवदत्, प्रथमः अध्यायः प्रथमोध्याय। हाँ, यहाँ पर एक बात और मुझे बतानी है कि बहुत से लोग ये अवग्रह हो गया अ की जगह पर, तो इसका उच्चारण भी अ की तरह करके उसको प्रथमो अध्याय बोलते हैं या सो अवदत बोलते हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि अ तो ओ में समा गया है, एकादेश हो गया है अ और ऊ का, सॉरी ओ और अ जो है वो पूर्व रूप एकादेश हो गया है, तो अ की सत्ता समाप्त हो गई है। यह जो अवग्रह का चिन्ह है, यह केवल अ की उपस्थिति की पूर्व सूचना देने मात्र के लिए है, वरना यहाँ पर गुण संधि का भ्रम हो सकता है। तो इसलिए इस अवग्रह का, क्षम्यता, इस अवग्रह का के स्थान पर हमें अ का उच्चारण नहीं करना है, बल्कि इस अवग्रह के स्थान पर हमें उस ओ को थोड़ा प्लुत स्वर में खींचना होता है। प्रथमोध्याय नहीं बोलते, प्रथमोध्याय मोनुस्वार कोपि, उस ओ को थोड़ी देर खींचते हैं। चलिए अगला देखिए, नृपः अवदत् नृपोवदत्, सह अपि सोपि, कः अपि कोपि, देवः अस्ति देवोऽस्ति, भूयः अपि भूयोऽपि। तो इस तरह से ये हमारे उत्व विधान के जितने उदाहरण आपको भी मैंने दिखाए, वो आशा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और इस तरह का कोई सा भी उदाहरण आए तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली सबसे सरल यही वाली संधि है विसर्ग संधि में, कि बहुत आसानी से हम देखें कि विसर्ग के दोनों तरफ अगर ह्रस्व अ है तो ये स्थिति बनेगी कि जो पहला वाला अ है उसको हमें ओ कर देना है, और जो दूसरा वाला अ है उसकी जगह पर हमें अवग्रह कर देना है, और ये हमारा जो विसर्ग संधि का पद आसानी से बन जाता है। आशा है आपको उत्व विधान करने वाला यह सूत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके जो विविध सोपान है, मतलब उसके ठीक पहले का सजुषोरु सूत्र और उसके बाद वाले आद्गुण और एंग पदांतादति इत्यादि सूत्र कैसे लगते हैं, और कैसे विविध संधि के नियम लगने के बाद एक रूप, एक संधि का पद सिद्ध होता है, यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं विसर्ग संधि के अगले भाग 5 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।